बच्चों हम पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित क्षितिज का सेकंड जो क्षितिज हिंदी का है स्टैंडर्ड 9 की पाठ्य पुस्तक उसका मेरे बचपन के दिन पाठ पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो अभी तक हमने देखा कि किस तरह महादेवी जी जाती हैं स्कूल में, किस तरह वो कविताएं लिखती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी उनके संपर्क में आती हैं और कविताएं लिखने लगती हैं। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। अब ये क्या है, हरिऔध जी भी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। श्रीधर पाठक, रत्नाकर, ये सभी हिंदी के बहुत ही धुरंधर कवि और लेखक हैं जो कि उस समय अध्यक्ष बन के आते थे और बच्चों को जो बच्चे कविता पाठ अच्छा करते थे या साहित्य में जो अच्छा करते थे उनको इनाम दिया जाता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, बताइए। बचपन में ही उन्हें 100 से ज्यादा, वो जब जहां जाती थी वहां से जीत के ही आती थी कविता पाठ में। और देखिए ये तो हम सबका पता है कि जैसे ही जब हम लोग कहीं पार्टिसिपेट करते हैं तो हम लोग कितना एक्साइटेड रहते हैं अपना नाम सुनने के लिए या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। तो एक दिन उन्हें चांदी का एक कटोरा इनाम में मिला जब वो फर्स्ट टाइम थी। तो उस दिन वो अपनी जो उनकी फ्रेंड थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो बहुत बड़ी कवित्री थी, तो वो कवि सम्मेलनों में नहीं जाती थी क्योंकि उनका नाम ऑलरेडी हो चुका था काफी। तो उनकी वो कविताएं अपनी किताबें लिखती थी और पत्रिकाओं में लिखती थी। तो उन्होंने उनको आके दिखाया तो उन्होंने बोला, ठीक है, अब मुझे इस कटोरे में खीर बना के खिलाना है। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। हम लोग जब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा, दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे। अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख हुआ कि कटोरा लेकर यह कहते तो कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। तो देखिए उस समय ये जज्बा था बच्चों का, बड़ों का। वहां पे गांधी जी कहते थे कि देश की स्वतंत्रता के लिए हमें सब लोगों का सहयोग चाहिए। तो सब लोग कहते हैं कि जो लोग कई लोग एक एक दो दो रुपए भी गांधी जी लेते थे। ऐसा नहीं था कि जो लोग लाख रुपए देंगे, 1000 रुपए देंगे, उन्हीं से लिया जाएगा। गांधी जी बोलते थे आपका एक एक पैसा, और लोगों में इतना अधिक उत्साह होता था गांधी जी को एक सहयोग देने में कि कई लोग 1 रुपया दो, बच्चे भी जाके अपनी जेब खर्च के पैसे बच्चे गांधी जी को दे आते थे और गांधी जी उन्हें बहुत प्यार करते थे। तो ये तो अपना गई दिखाने उनको कि देखिए मुझे प्राइज में एक कटोरा मिला है चांदी का। लेकिन गांधी जी ने उनसे बोला कि आप ये कटोरा मुझे दे दो, दान कर दो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। तो महादेवी जी कहती हैं कि मुझे बड़ा उस समय अफसोस होने लगा कि ये क्या। और उन्हें इससे भी ज्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि अगर गांधी जी कम से कम ये पूछते कि किस कविता पे तुम्हें ये कटोरा मिला, चांदी का कटोरा कैसे मिला तुम्हें, कौन सी कविता सुनाई, क्योंकि उन्हें कविता सुनाने का बड़ा शौक था, है ना। तो लेकिन गांधी जी ने उनसे नहीं पूछा, लेकिन बस गांधी जी ने उनसे बोला कि ये चांदी का कटोरा स्वतंत्रता के लिए दे दो दान में। तो वो बड़े उदास मन से वापस आई। लौट कर मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब चाहे तुम पीतल की कटोरी में खिलाओ चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबनिसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था।
जेबुन मराठी शब्दों से मिली-जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ-कुछ मराठी सीखने लगी थी। इस तरह कवित्री याद करके हुए बताती हैं कि उनकी सहेलियां जो सुभद्रा जी थी चिढ़ाने लगी कि और जाओ गांधी जी को दिखाने, गांधी जी तो हर चीज ले लेते थे स्वतंत्रता के लिए, आंदोलन को चलाने के लिए। तो थोड़े दिनों बाद सुभद्रा जी वो छात्रावास छोड़ के वो हॉस्टल छोड़ के चली गई और उनकी जगह उनके कमरे में तब एक मराठी लड़की जेबुन निस्सा जो थी वो आके रहने लगी। वो कोल्हापुर से आई थी। अब वो लड़की इतनी अच्छी थी कि इनका बहुत सारा काम कर देती थी। वो अपने साथ-साथ अपनी सहेलियों के डेस्क भी साफ कर देती थी, इनकी किताब ठीक रख देती थी। तो क्या होता था कि वो इनको कुछ टाइम मिल जाता था, नहीं तो अपनी चीज़ें ठीक करने में ही कुछ चला जाता है। तो कवि का कैसा होता है कि जब कविताएँ लिखने लगते हैं तो उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहता टेबल-वेबल ठीक करने का। तो जेबिन क्या करती थी, वो क्योंकि महाराष्ट्र से आई थी तो मराठी शब्दों से बोलती थी, कुछ-कुछ हिंदी और मराठी बोलती थी। तो कवित्री भी जो थी उनसे मराठी के वर्ड, क्योंकि वो उन्हीं के कमरे में रहती थी तो धीरे-धीरे वो कुछ-कुछ मराठी भी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी जीनत बेगम। वहाँ पे जो एक उनकी और एक सीनियर थी जो कि जीनत बेगम जिनका नाम था। जेबुन जब इकड़े-तिकड़े या लोकर लोकर जैसे शब्द मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रह जाता। वाह! देसी कौवा मराठी बोली। तो वो आपस में जैसे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं उस तरह से एक दूसरे को चिढ़ाते थे। तो जेबिन कहती थी नहीं उस्तानी जी, मराठी कौवा मराठी ही बोलता है। जेबिन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी हम मराठी हैं तो मराठी बोलेंगे। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, पर आपस में हम अपनी ही भाषा में बोलते थे। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। तो कवित्री याद करती हुई अपने संस्मरण में कहती हैं कि कितने धर्मों के लोग, कितने भाषाओं के लोग उस हॉस्टल में रहते थे, लेकिन आपस में माहौल सांप्रदायिक नहीं था। जैसे कि हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान में ये हिंदू मुस्लिमों के बीच में भेदभाव भी कुछ पॉलिटिकल लोगों ने ही अपने फायदे के लिए खड़ा किया है, नहीं तो सदियों से हम मिलजुल के ही रहते आए हैं। और आप देखिए कई जगहों पे आप हॉस्टल्स में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, हमारे कितने दोस्त अलग-अलग भाषाओं, अलग-अलग धर्मों के होते हैं और हम बड़े प्यार से रहते हैं। तो वो कहती हैं कि काश उस समय भी आज भी ऐसा ही माहौल होता, इतना हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा बढ़ा ना होता। कभी-कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे, वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। अब तक कवित्री जो है महादेवी वर्मा अपने संस्मरण में बता रही हैं कि स्कूल का तो माहौल ठीक है कि आप स्कूल और कॉलेज में या हॉस्टल में तो आप एक साथ रहते हैं तो बच्चों के साथ, लेकिन मिलजुल के रहते हैं। लेकिन वो बता रही हैं कि उनके घर के बड़े भी जो थे, वो भी जहाँ पे रहते थे वहाँ पे एक बहुत बड़े नवाब रहते थे जिनकी नवाबी छिन गई थी, लेकिन वो उन्हीं के बगल में किसी बंगले में रहते थे। लेकिन वो बेगम साहिबा जो थी भले ही मुस्लिम थी, लेकिन वो उनको अपनी छोटे भाई-बहन की तरह प्यार करती थी और उनसे बोलती थी कि मुझे चाची कहो, ताई कहो। और उनके बच्चे भी उनकी माँ को चाची ही बोलते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उनको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार-बार कहलाती थी, भाई भूखा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे।
देखिए, आजकल हिंदू अपने सगे भाई-बहन इतना नहीं मानते हैं राखी को। दूर भेज दिया जाता है एक लिफाफे में अपने भाइयों को राखी या बहनों को घर बैठे-बैठे भेज दिया जाता है नेक उसका। लेकिन वो उस समय याद करती हैं कि कितना प्यार होता था कि वो भले ही उनके मुस्लिम फैमिली थी उनकी पड़ोसी, लेकिन वो राखी बँधवाने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि भाई तब तक भाई-बहन कुछ नहीं खाते हैं जब तक राखी नहीं बाँधते हैं। तो वो अपने बच्चों को भी पानी नहीं देती थी, अपने बेटे को भी बोलती थी जब तक तुम्हारी बहनें राखी नहीं बाँध जाएँ, तब तक तुम भूखे बैठे रहना, और इसीलिए उनको बार-बार बुलाती थी कि भई जल्दी आओ तो बच्चों को खाना दें। तो देखिए कितना सुंदर एक समन्वय था सभी धर्मों का हिंदुस्तान में, कि आपस में पड़ोसी-पड़ोसी मिल के रहते थे। हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वे मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी। दुल्हन होता है जब कोई छोटी बड़ी देव जेठानी होती है छोटी को, या अपने से छोटे भाई के पत्नी को दुल्हन बोला जाता है। कहती थी दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। अब देखिए वो क्या कितने हक से वो कह रही हैं कि इस बच्चे को कपड़े मैं ही पहनाऊंगी और नेक भी लूंगी, है ना? मतलब कि खुशी का जो है सबको, क्योंकि मैं इसकी चाची हूँ तो मैं ही आपने देखा होगा कई बार बड़े घरों में क्या होता है, जो उनके रिश्तेदार बच्चे के लिए कपड़े लेके आते हैं तो वो उनकी माँ से कहती थी कि ऐसा मत समझो कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, इसकी चाची हूँ, तो चाची ही कपड़े लाती हैं और वही पहनाएंगी। और उन्होंने उसका नाम भी रख दिया, इतने हक था, देखिए कितना प्यारा रिश्ता था उनका कि उन्होंने बड़े हक से उस बच्चे का नाम मनमोहन, माने कृष्ण के नाम, भगवान कृष्ण के नाम पे मनमोहन नाम रख दिया उसका। और उन्होंने चेंज भी नहीं किया, उनको नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने वो नाम चेंज भी नहीं किया। और एक हिंदू का नाम एक मुस्लिम परिवार ने रखा जो कि आगे सदियों तक चलता रहा, जो कि मनमोहन वर्मा जी। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। जो वे अपने घर में अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। तो वो बता रही हैं कि उनके घर में हिंदी भी चलती थी, है ना? क्योंकि ऐसा जहाँ पे कई बार ये भी देखा गया है कि जो जहाँ पे रहता है उस भा जैसे महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में किसी भी धर्म के लोग हों, थोड़ी बहुत मराठी सबको आती है। गुजरात में थोड़ी गुजराती हर किसी को आती है। तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, तो वो उनकी टोन गुजराती हो जाती है या मराठी, या जैसे आप साउथ इंडिया में जाइए तो आपको कुछ शब्द आपकी लैंग्वेज, आपकी टोन उस प्रांत के अनुसार होती जाती है। तो क्योंकि ये लोग अवध से आए थे, लखनऊ की तरफ से, तो उस समय अवध बोला जाता था, तो लखनऊ की भाषा को अवधी बोलते हैं। तो अ, उस समय क्या उर्दू भी उन्हें आती थी, घर में लोकल लैंग्वेज क्या होती थी, अवधी, तो अवधी बोलते थे। तो कितना सुंदर वातावरण था, एक दूसरे के कितने निकट थे। पर आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था, क्योंकि जब आजादी के समय हिंदू मुसलमानों के इतने दंगे हुए और आपस में इतना मारकाट मची जब भारत पाकिस्तान हुआ था, तो तब शायद तभी महादेवी वर्मा कह रही हैं कि आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और। तो ये आज आपके और हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम भारत का वो सपना जिसमें कि सभी धर्म आपस में मिलजुल के रहते थे, उसको सच करते हैं, या इसी तरह सांप्रदायिक ताकतों के हाथों का खिलौना बन के अपने देश का नाम और अपना नाम खराब करते हैं। ये हमारे ऊपर है। तो चलिए बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप कभी भी पूछ सकते हैं। नमस्ते। थैंक यू।